प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रफ़ीक खान सुरियास, अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरुंदा, हाजिर हूँ आज आपके सामने हमारे अतीत पुस्तक कक्षा 7 जिसके अध्याय 3 को लेकर, जो एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो आगे की कक्षाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आप लोगों के लिए। अध्याय का शीर्षक है दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तानों की अगर हम बात करें, जो जो अध्याय हमने पिछला पढ़ा था, अध्याय 2, उसमें अपन ने दिल्ली के बारे में चर्चा नहीं सुनी थी। इसका मतलब यह है कि दिल्ली की उस समय स्थापना ही नहीं हुई थी, यानी ये दिल्ली जो महत्वपूर्ण शहर है, ये 12वीं शताब्दी में ही महत्वपूर्ण हुआ था। इसमें पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली साम्राज्य की राजधानी बना था। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त कर दिया। जो तोमर थे दिल्ली के, उनको अजमेर के चौहानों ने हरा दिया था। तोमरों और चौहानों के राज्य काल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। कौन से सिक्के? दहलीवाल सिक्के। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल गया। यानी 13वीं सदी और उसमें दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और दिल्ली राजधानी बनती है। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वह इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए थे, जिसमें दिल्ली है, कोहना, सीरी, जहांपना। ये देखिए आज इस मानचित्र में जो दिख रहा है, ये हौज खास, सीरी, जहांपना, दिल्ली है, कोहना, कुतुब मीनार, हौज मुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ये सब दिल्ली के ही हिस्से थे। आगे देखो, एक ये तालिका दे रखी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट तालिका है। आप इस तालिका को अच्छी तरह से याद कर लें, समझ लें। देखो, इसमें शासनकाल दे रखा है। सबसे पहले राजपूत वंश आता है। राजपूत वंशों में अनंगपाल, जो तोमर वंश के थे, उनका आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक। फिर अनंगपाल आता है 1130 से 1145 तक। फिर चौहानों का साम्राज्य होता है 1165 से 1192 तक। पृथ्वीराज चौहान होता है 1175 से 1192 तक। और प्रारंभिक तुर्की शासक होते हैं 1206 से 1290 तक। फिर देखो, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है 1206 से 1210 तक। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक। रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 तक। और गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक। ये इल्तुतमिश का मकबरा भी दे रखा है। फिर देखिए, खिलजी वंश शुरू होता है 1290 से 1320 तक, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 तक और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। तुगलक वंश होता है 1320 से 1414 तक, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। यह 1320 से 1324 गयासुद्दीन का काल, मोहम्मद तुगलक का 1324 से 1351 तक, फिरोज शाह तुगलक का 1351 से 1388 तक। फिर उसके बाद आता है, ये देखिए, एक अलाई दरवाज़ा भी दे रखा है, इसमें देख लें आप इसको। सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक थे खिजर खां, जो 1414 से 1421 तक इनका शासन होता है। फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। बहलोल लोधी होते हैं, जो 1451 से 1409 तक शासन करते हैं। इसमें एक ये देखो, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा भी दे रखा है। ये भी एक अच्छा ऐतिहासिक स्थल है। अब दिल्ली सुल्तानों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य क्या होता है? भवन निर्माण कला, इसके माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तवारीख में है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। उस समय प्रशासन की भाषा कौन सी थी? फारसी भाषा थी। देखो, ये चित्र दे रखे हैं। पहले में देखो कागज़ तैयार हो रहा है, दूसरे में लेखन कार्य हो रहा है। फिर तीसरे में देखो, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघला कर, जिसे अपन अंडरलाइन करते हैं ना, उस तरह ये उसको डार्क किया जा रहा है।
और फिर चौथे चित्र में देखो जिल्द तैयार करके उसको एक किताब का रूप दिया जा रहा है। तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर भी बल देते थे। एक देखो ये न्याय चक्र आया है। न्याय चक्र को अपन कैसे समझेंगे, इसके लिए एक 13वीं सदी के इतिहासकार है फ़क्र मुदब्बिर। इन्होंने क्या लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था और सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते थे। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे, और ऐसा तभी हो सकेगा जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो ये सब क्या सिस्टम था, ये एज ए न्याय चक्र था। अब कुछ बातें जो ध्यान में रखने की हैं, आप भी इनको याद करें। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हो। यानी जो तवारीखों में दे रखे हैं वो नगरों में मतलब दिल्ली में ही रहते थे, गांव में रहने वाले नहीं थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे, और जो लिखते थे वो इनाम के लिए ही इतिहास लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की भी सलाह देते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठती है। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, इन्होंने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी का शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र शासक की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे और 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया था। किसको? रजिया सुल्ताना को, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। देखो इसमें दो शब्द आए हैं डार्क किए हुए, एक आया जन्मसिद्ध अधिकार, एक आया लिंग भेद। तो जन्मसिद्ध अधिकार क्या होता है? जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ लोग परिवार में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है, यानी जो राजा का बेटा होता है वो राजा बनता है, सुल्तान का बेटा सुल्तान बनता है, तो ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। एक था लिंग भेद, यानी स्त्री पुरुषों के बीच में जो सामाजिक और शरीर रचना संबंधी अंतर है। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण ही पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। अब देखो मिनहाज ए सिराज का विचार है जो रजिया के बारे में लिखा गया है, यानी जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसमें के अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। ये सब मिनहाज सिराज के ही बोल हैं। रजिया ने अपने लब्बिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, और उनका नाम दीदी से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन ही दिया हो। अब ये दिल्ली सल्तनत का विस्तार है। गैरिसन शहर से लेकर कहाँ तक? साम्राज्य तक है ये। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन कौन थे? रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों के परे शायद ही कभी फैलाव। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेश मतलब किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं, वो होते हैं भीतरी प्रदेश। पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहर कौन से? किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। गैरिसन शहर का मतलब जहाँ सैनिक रहते हैं, को बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी।
का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन बलबन था। उसके शासनकाल में यह सब हुआ था और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चल सके उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर बनाए गए और बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिणी भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तु धातुएँ अपने कब्जे में ले ली थी। देखो ये अच्छी चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें कब्जे में ली थी? हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुओं को अपने कब्जे में ले लिया था। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध क्षेत्र अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया, शहरों पर कब्जा किया और इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे, साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, ये तो देखो इसमें ये एक चित्र भी दे रखा है। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें हैं। ये जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहल-ए-कोहना यानी पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया था। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। अब मस्जिद शब्द का अर्थ क्या होता है? मस्जिद शब्द आप सब जानते हो, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। और जामा मस्जिद वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्रित होकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में चुना जाता है, जो कि नमाज पढ़ाते हैं। इमाम शुक्रवार की नमाज यानी जुम्मे की नमाज के दौरान धर्म के उपदेश जिसे खुतबा भी कहा जाता है, सुनाया जाता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला या काबा कहा जाता है। यह देखो एक चित्र में यह भी है कि बेगमपुरी मस्जिद ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहाँपनाह यानी जो विश्व की शरण स्थली है की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। और ये भी देखो एक बड़ा चित्र दे रखा है, ऐतिहासिक चित्र है ये। फिर देखो और नीचे चित्र दे रखे हैं मोठ की मस्जिद, ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी थी, ये उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता है। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने से भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। एक ये चित्र और है, ये कमाली की मस्जिद है जो 1520 के दशक के आखिरी दिनों में बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, यानी नज़दीक से एक नज़र डालेंगे खिलजी और तुगलक वंश के बारे में, जिसका अध्ययन मैं कल करवाऊंगा। आप एक बार इस पुस्तक में से इस अध्याय के सभी चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें और उनकी तुलना करें और इस अध्याय का एक बार अध्ययन कर लें, जिससे ये अध्याय समझने में आपको आसानी हो। आशा करता हूँ आप इस अध्याय को एक बार ज़रूर पढ़ेंगे और कल हम जब वापस मिलेंगे तो आप इस अध्याय को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।